प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम कक्षा 8 के अंदर जो गणित विषय है उसके अंदर अपने अध्याय करते हैं। एक नया अध्याय स्टार्ट करते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन। और उस अध्याय के अंदर हम आज का टॉपिक लेते हैं आलेख। ये आलेख है, उसका परिचय एवं प्रकार। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखें आंकड़े, क्योंकि जैसा हमारे लेसन का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, तो इसमें आंकड़े डाटा क्या होते हैं। तो सभी स्थितियों में, यहाँ मैंने इसकी परिभाषा लिखी है डाटा की, आंकड़ों का, कि सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाओं को आंकड़े कहा जाता है। यानी किसी भी स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, उसके अंदर जो हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं, इकट्ठी करते हैं, उनको हम आंकड़ा कहते हैं। उन्हें हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपको सुबह 6 बजे से लेकर और 12 बजे तक किसी भी सड़क पे बैठा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस सड़क से गुजरने वाले वाहनों को आपको लिखना है कि कितने वाहन है, वो 2 पहिया वाहन गुजरे हैं, कितने 4 पहिए वाले वाहन गुजरे हैं, कितने उसमें स्कूटर थे, कितने जीप थी, कितने बस थी, कितने पिकअप थे। तो उन सब डाटाओं को हम क्या करेंगे, 6 बजे से लेकर काउंट करेंगे और 12 बजे तक, तो उनको हम लिखेंगे। तो वो जो सूचनाएं थी और फिर हम उनको कलेक्ट करके बताएंगे कि जैसे बस है वो 5 गुजरी है इस समय के दौरान, कार है वो 10 गई थी या 15 गई थी, और स्कूटर है वो 4 निकले थे। तो इस तरह से हम अलग अलग जो ये सूचनाएं हमने एकत्रित करके दी, तो ये जो सूचना थी, ये एकत्रित सूचना, ये क्या कहलाएंगे, आंकड़े कहलाएंगे। इनको हमने क्या नाम दिया है, आंकड़े या डाटा कहते हैं इनको। तो ये डाटा है अपने पास। अब हम चूँकि इस अध्याय के अंदर मोस्टली अपने जो 2023-24 सत्र की बात करें, तो 23-24 सत्र के अंदर हमारे पास इस बार कई प्रश्नावलियाँ हटा दी गई है और उसमें से इस चैप्टर से केवल पाई चार्ट रखा है अपने को। पाई चार्ट और प्रायिकता दो ही टॉपिक लिए हैं इस अध्याय में आंकड़ों के प्रबंधन में से। लेकिन फिर भी हो सकता है आपसे इन आलेख से संबंधित भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो हम इन आलेख, जो विभिन्न प्रकार के आलेख हैं, उनका हम अध्ययन कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला आलेख जो इस अध्याय में था वो है एक चित्रालेख। यानी हमें चित्रों की सहायता से, यानी संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का जो चित्रण है वो क्या कहलाता है, एक चित्रालेख कहलाता है। जैसे ये हमने एक कार की फ़ोटो बनाई, ये चित्र लिया, और इस एक कार की फ़ोटो का मतलब क्या मानेंगे हम, 100 कार मानेंगे। तो जैसे ही मान लीजिए हमने ये आंकड़े हमने कलेक्ट किए और यहाँ हम ये कहें कि मान लीजिए 6 से 12 बजे तक कार है वो 200 गुजरी थी। मान लीजिए हमने कहा कितनी गुजरी थी, 200। तो हमें इन 200 कारों को चित्र आलेख के रूप में दिखाने के लिए कितनी कार बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक कार का मतलब कितना हुआ, 100। एक कार का मतलब हुआ 100, हमें दिखानी कितनी है, 200। और 200 कारों को दिखाने के लिए हम चित्र आलेख के रूप में यदि बात करें तो हम यहाँ 2 कार के डायग्राम है वो बनाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन चित्र आलेख के रूप में 2 कारों का चित्र हम बना देंगे और हम ये कहेंगे कि ये है वो, ये मान लीजिए हमने एक रफ सा डायग्राम बनाया। तो इस एक कार का मतलब कितना हुआ, 100, और दूसरी कार का मतलब भी 100, और टोटल कितने हो गए, 200। तो हमें चित्र आलेख के रूप में दिखाएंगे तो ऊपर हम संकेत लिखेंगे, खाली संकेत दिखाएंगे कि एक कार का मतलब है वो 100 है, और 100 होने के कारण यहाँ हम क्या कर देंगे, 200। अगर मान लीजिए इसमें कार 250 थी तो हम फिर क्या करेंगे, 2 कार तो पूरी हो जाएगी 200 के अंदर, और 50 के लिए फिर हम क्या करेंगे, आधी कार बनाएंगे। इस कार को क्या कर देंगे, आधी कार का चित्र बना देंगे, और जिससे ये दर्शाएगा कि 2 कार पूरी है, एक कार का मतलब 100, दूसरी कार का मतलब 100, और आधी कार का मतलब हो गया अपने पास से 50। तो 250 कार को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार से चित्रालेख का निरूपण करेंगे। तो ये था चित्रालेख।
उसके बाद दूसरा जो प्रकार है आलेख का वो है दंड आलेख, एक दंड आलेख, बार ग्राफ जिसको बोलते हैं। तो एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए, एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का जो प्रदर्शन होता है, जिसमें दंडों की लंबाइयाँ क्रमशः उनके मानों के समानुपाती होती है, समानुपातिक होती है। मतलब जैसे अब इसको समझने के लिए हम पहले इसका डायग्राम देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, ग्राफ पेपर के अंदर, जैसे ग्राफ पेपर आपने देखा होगा कि कॉलम इस तरह से बने होते हैं, इस तरह से भी कॉलम बने होते हैं। तो हम इनके एक एक कॉलम को छोड़ते हुए और प्रत्येक एक कॉलम के बाद हम इस कॉलम के रूप में जो ग्राफ दर्शा रहे हैं एक एक कॉलम को, उसको क्या कहेंगे, दंड आलेख, एक्स एक्स और वाई पे। तो ये देखो हमने ये एक कॉलम छोड़ दिया, दूसरे पे हमने दिखाया, फिर एक कॉलम छोड़ दिया, फिर इसके अगला कॉलम हमने दर्शाया, फिर एक छोड़ा, फिर इसमें अगले में डाटा हमने दर्शाए। तो इसमें इन आलेखों को ही क्या कहेंगे, दंड आलेख। तो इसमें होता क्या है, इसमें दो प्रकार की सूचना होती है। जैसे हमने इसमें शैक्षिक वर्ष लिया है, एक्स एक्स पे क्या है, ये उस ग्राफ के अंदर, क्योंकि ये ग्राफ हमारा अटैच होती है, लेकिन फिर भी हम देखें तो ये एक्स एक्स होती है और ये वाई एक्स होती है। तो एक्स एक्स के अंदर हमने क्या दिखाया है, शैक्षिक वर्ष लिए हैं। शैक्षिक वर्ष में 2003-04, 2004-05, 5-6, 6-7 और 7-8, इन वर्षों के अंदर कक्षा 8 के अंदर विद्यार्थियों की जो संख्या थी उनको दर्शाना है। तो हर साल ये तो है नहीं कि फिक्स होती है, एक बार कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस दंड आलेख में, तो ये 2003-04 है। अब 3-4 के अंदर हमने दंड आलेख को ऊपर इतना ही लिया है। तो इस सीध में यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी आई है, 100 आई है। तो इसमें 2000 जो 3-4 है उसमें 100 विद्यार्थी हैं। तो ये दंड आलेख बता रहा है कि 2003-04 के अंदर 100 विद्यार्थी है। अगर अगले स्तर की बात करें 2004-05 में, तो हम इसकी सीध में जैसे ही विद्यार्थियों की संख्या देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि इनकी संख्या है वो इसकी सीध में कितनी आ रही है, 200। तो 2004-05 में इसकी संख्या हो गई 200। फिर 5-6 के अंदर यदि हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि ये इसकी सीध में आ रहा है, ये तो 250, तो इसकी संख्या हो गई 250। 6-7 के अंदर यदि बात करें तो ये और ज़्यादा हो गई, यानी इसके सीध में आ रहा है ये, तो ये इसकी सीध में आ रहा है, मतलब 300 हो गई। और फिर 2007-08 में तो ये हो गई इससे आगे, यानी 350 की सीध में आ रहा है ये। तो इस प्रकार से हमने इन डाटा, जो हमने डाटा कलेक्ट जो हमारे पास थी, उनको हमने ग्राफीय रूप में दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित किया है और इसको कहेंगे दंड आलेख। तो ये दंड की लंबाई है वो उसके मानों के समानुपाती होती है। मीन्स जैसे हमने साल लिया तो जो विद्यार्थी कम थे तो ये दंड आलेख की ऊंचाई कम हो गई, जिसका मान ज़्यादा था तो उसके दंड आलेख की जो लंबाई है वो ज़्यादा हो गई। तो उसी अनुपात में हुई, जितनी कम उतने ही इसकी ऊंचाई हुई। तो ये था दंड आलेख। अब हम बात करते हैं द्विदंड आलेख की। इसके नाम से ही हो रहा है, दंड आलेख जो पहले हमने इसको पढ़ा है उसी में द्वि यानी दो, इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास आंकड़ों के दो समूह हो, दो समूह और उनको एक साथ दर्शाना हो। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पे ऊपर सामने शो करवाया है इसका, तो हमने एक को बिल्कुल वाइट रखा है जिसके अंदर ब्लैक कलर नहीं किया है, उसको स्तर 2005-06 है, और जिसको हमने ब्लैक किया है वो 6-7 है। मीन्स हमें तुलना करनी है 2 साल की, एक तो 2005 और 6 है और दूसरा साल हमें है, हमारे पास है वो 6-7 है। ये सत्र की बात कर रहे हैं। तो इन सत्रों के अंदर एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, अब 5 के अंदर विद्यार्थियों ने कितने अंक प्राप्त किए और 6 के अंदर अगली साल 8वीं कक्षा के अंदर विद्यार्थियों ने कितने अंक प्राप्त किए, वो अलग अलग विषयों के हमारे पास दर्शाने हैं। तो जैसे गणित की बात करें तो गणित में 5 में भी तो 8वीं क्लास में विद्यार्थी पढ़ते थे और 2006 में भी पढ़ते थे, तो कितने कितने अंक प्राप्त किए। तो अब देखो वाइट कलर का है, ये किसको दर्शा रहा है, 2005-06 को। तो 2005-06 में इसकी सीध में देखो तो 2005-06 में 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 30 अंक प्राप्त किए हैं गणित के अंदर, और एक विद्यार्थी द्वारा, ये एक विद्यार्थी की बात कर रहे हैं हम, और उसने 6-7 के अंदर
गणित विषय के अंदर जो 6-7 सेशन है उसके अंदर कितने प्राप्त किए? 60। यानी उसने पहले साल तो 30 प्राप्त किए और दूसरे साल 60 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ हम दो समूह बता रहे हैं कि पहले साल 30 है और दूसरे साल 60 है। उसी प्रकार सामाजिक विषय में भी वही, दोनों साल उसने सामाजिक के भी पेपर दिए और पेपर दिए तो पहले साल में उसके 2005-06 में कितने आए? यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 50 की सीध में आ रहा है, तो ये हो गया 50। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये 60 की सीध में तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन 50 नीचे रह गया, तो इसका मतलब 50 और 60 के बीच का है, तो बीच का है तो मतलब 55 हो गया। तो सामाजिक विज्ञान में 2005-06 में 50 और 6-7 में 55 अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद विज्ञान की बात करेंगे, तो विज्ञान की यदि हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि ये 40, अगर हम सीध में देखें तो ये 40 आ रहा है, और इधर अगर हम बात करें तो ये 50 की सीध में आ रहा है, ये रहा 50 की सीध में आ रहा है, तो ये 40 और 50 अंक है। तो इस प्रकार से हम यानी दो समूह को यदि एक साथ दर्शाना हो तो हम किस आलेख का प्रयोग करेंगे? द्विदंड आलेख का प्रयोग करेंगे, दो समूह को एक साथ दर्शाने के लिए, और एक समूह को दर्शाने के लिए दंड आलेख। और चित्रों की सहायता से निरूपण करेंगे तो उसे कहेंगे हम चित्रालेख। तो ये अपने पास आलेख थे, एक चित्रालेख, दंडालेख और द्विदंडालेख। अब हम देखते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। जैसा हमारा जो लेसन है उसके नाम को से समझते हैं कि उसका मतलब क्या है, कि आंकड़ों का प्रबंधन कहते किसे। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, आंकड़े क्या है? जो समूह को हम किसी भी स्थिति के अंदर जो हम सूचना एकत्रित करते हैं उनको आंकड़े कहता है। डाटा कहा दिया, डाटा कहा उनको, जो सूचना है हमने एकत्रित की, और उसका एग्जाम्पल क्या लिया? एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि आपको सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक आपको वाहनों की गिनती करनी है। दोपहर 12 बजे तक आपको वाहनों की गिनती करनी है। तो आप क्या करोगे? एक रजिस्टर लगाएंगे। रजिस्टर लगाएंगे, सबसे पहले हमने देखा कि 6 बजे हम बैठे, उसके बाद हमारे आगे से कार गुजर गई तो हमने लिख लिया कार। फिर उसके बाद बस निकली तो हमने लिख लिया बस। फिर जीप निकली, हमने लिख लिया जीप। फिर पिकअप निकली, हमने लिख लिया पिकअप। फिर ट्रक आया, हमने लिख लिया ट्रक। फिर कार गुजरी, फिर हमने कार लिख ली। फिर बस गुजरी कोई तो हमने बस लिख ली। फिर मान लीजिए कोई स्कूटर गुजरा तो हमने स्कूटर लिख लिया, क्योंकि रजिस्टर के अंदर हम इसी तरह से लिखते जाएंगे। स्कूटर लिख लिया। फिर कोई बस आई तो हमने बस लिख दी। फिर कोई कार आई तो हमने कार लिख दी। फिर कोई ट्रक आया तो हमने ट्रक लिख दिया। फिर हमने इस तरह से हम है वो इनके जो भी साधन, जो भी वाहन वहाँ से गुजरे तो हमने वो क्या लिखते गए। अब हमने मान लीजिए ये 12 बजे तक के जितने भी ये वाहन गुजरे थे उनको हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ये तो अपने कहलाएंगे, ये सारे के सारे क्या हुए? आंकड़े, डाटा हुए। ये क्या हुए? आंकड़े, या इसको हम नाम देंगे डाटा। ये अपने पास डाटा एक कलेक्ट हो गए। अब हमें क्या करना है? इन आंकड़ों का प्रबंधन करना है। इन आंकड़ों का क्या करना है? आंकड़ों का प्रबंधन। तो हम इनको क्या करेंगे? सुव्यवस्थित रूप से एक सारणी में सारणीबद्ध कर देंगे, और इन आंकड़ों को सारणीबद्ध करना ही क्या कहलाता है? आंकड़ों का सारणीबद्ध करना ही आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे जिसमें सबसे पहले क्रम संख्या लेंगे, फिर वाहन लेंगे, और फिर उनकी संख्या, और फिर उनका मिलान चिन्ह भी बताएंगे, जो हमारे इस लेसन के अंदर है, मिलान चिन्ह। तो जैसे क्रम संख्या हमने 1 ली, वाहन जैसे सबसे पहले अपने पास कार था, वाहन कार। अब हम देखेंगे कार कितनी बार गुजरी है 6 से 12 के बीच में। हम देखेंगे 1, फिर ये रही 2, फिर कार 3, और ये रही 4। तो कार की संख्या कितनी हो गई? 4। 2 नंबर पे हमारे पास बस थी, तो अब देखेंगे बस कितनी बार है? 1, 2, 3 और 4। ये भी 4 बार हो गई तो 4 लिख लिया। 3 नंबर पे हमारे पास जीप थी, और इसके हम देखेंगे 1,
एक ही बार है तो एक। इसी प्रकार 4 नंबर पे हम देखते हैं पिकअप, तो ये एक ही है तो इसकी भी संख्या एक। तो इस प्रकार हम सभी जो वाहन हैं उनकी हम संख्या लिख देंगे कि ये इतनी बार गुजरे हैं सुबह 6 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। तो ये हमने इनको सारणीबद्ध किया। उसके बाद हम इनके मिलान चिन्ह बताएंगे। तो कोई भी संख्या है उसका मिलान चिन्ह कैसे दर्शाते हैं, यदि मान लीजिए हम एक बता रहे हैं तो एक के लिए केवल एक डंडा। अगर हम किसी वहाँ संख्या को दो को दर्शाते हैं तो मिलान चिन्ह के रूप में हम दो डंडे या दो सीधी लाइन है वो हमें खींचेंगे, इसका मतलब हो गया दो। अगर हमें तीन संख्या को दर्शाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीन। चार संख्या को दर्शाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चार बार चार लाइन खींच देंगे, इसका मतलब हुआ चार। अब पाँच को दर्शाना हो तो क्या करेंगे, चार तो लाइन सीधी और एक तिरछी लाइन, इसका मतलब हो गया कि हम इसको पाँच को दर्शाएंगे, चार और एक तिरछी लाइन। इसी प्रकार छः को दर्शाना हो तो पहले हम पाँच को दर्शा देंगे, एक दो तीन चार और ये हो गए पाँच और उसके बाद आगे एक, तो ये छः हो जाएगा। इसी प्रकार सात, ये तो हो गया पाँच छः सात। इसी प्रकार इसी कड़ी में यदि आपको कहे 10 दर्शाएं तो 10 के लिए वही 5 + 5 हो जाएगा, तो 5 और फिर 5, यानी 5 और 5 से 10। तो ये इनकी मिलान चिन्ह है, ये इसके क्या है, मिलान चिन्ह हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो हमने कार है वो 4 बार दर्शानी है तो मिलान चिन्ह कितने आ जाएंगे, 4 लाइन। बस को भी 1 2 3 4 लाइन, जीप के लिए एक और पिकअप के लिए भी एक। तो इस प्रकार हम इन आंकड़ों को जो सारणीबद्ध करते हैं उनको ही क्या नाम दिया है, हमने आंकड़ों का प्रबंधन दिया है। ठीक है। अब जो हमारी अब ये प्रश्नावली जो है आंकड़ों का प्रबंधन, उसमें जो स्तर 2023-24 की यदि हम बात करें तो 2023-24 में अपना मुख्य जो टॉपिक है वो है वर्तालेख यानी पाई चार्ट। और इसमें से सवाल है वो 8वीं क्लास के अंदर बिल्कुल आएंगे एग्जाम के अंदर, तो उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। वर्तालेख क्या है, जिसका दूसरा नाम पाई चार्ट भी कहते हैं। तो वर्तीय रूप से निरूपित आंकड़े वर्तालेख कहलाता है। यानी एक ये देखो अपने पास चित्र भी है, ये वृत्त है, तो वृत्त के अंदर किसी भी आंकड़ों को दर्शाना हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वर्त आलेख कहेंगे। और वर्त आलेख को पाई चार्ट भी कहा जाता है, भी कहलाता है। वर्त आलेख है वही क्या कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। अब देखो हमारे आपके सामने जो आकृति 4.1 है उसमें दो प्रकार के वर्तालेख दिखाए गए हैं। एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय, यानी एक दिन का समय, एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय। तो आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो इस 24 घंटे में बच्चा क्या क्या काम कर रहा है, देखो बच्चा क्या कर रहा है, सोना सो भी रहा है, नींद ले रहा है, वो स्कूल भी जाता है, वो खेलता भी है, अन्य काम भी करता है जैसे खाना खाना हो या और कोई एक्स्ट्रा कोई भी काम हो सकता है। और गृह कार्य यानी स्कूल में गया है तो उसको जो होमवर्क मिला है तो वो भी करता है। तो ये एक्टिविटी वो पूरे दिन में करता है। तो उसका जो टाइम है वो दिखाया गया है कि वो कितने घंटे सोता है वो 8 घंटे, स्कूल में जाता है 6 घंटे, 3 घंटे वो खेलता है, 3 घंटे वो अन्य काम करता है और 4 घंटे स्कूल की पढ़ाई यानी गृह कार्य करता है। तो इन 24 घंटों को हमने एक वृत्त के रूप में दिखाया है सभी को अलग अलग। और यहाँ ये भी देख रहे हो कि जैसे 4 घंटे वाला पार्ट है गृह कार्य और इधर 8 घंटे वाला पार्ट है, तो ये 4 घंटे वाला जो हिस्सा है वो 8 घंटे वाले से आधा है, या ये कह सकते हैं कि ये इसका दुगुना है। ये भी नहीं है कि कोई एक बड़ा पार्ट बना दिया एक छोटा, समान अनुपातिक रूप से ये सारे समान है। जैसे ये 4 है तो ये 3 से बड़ा होता है, तो इस कॉलम को जो दिखाया है ये इतना, ये 3 से थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया है और 8 का आधा दिखाया गया है। इसी तरह 6 वाला है वो 4 से थोड़ा बड़ा है, ये इससे बड़ा हो गया ना। तो इस रूप में दर्शाना ये ही क्या कहलाता है, वृत्त आलेख कहलाता है। दूसरा अपने पास इसी के अंदर जो आकृति दी गई है, एक कस्बे में व्यक्तियों के आयु की समूह। अब आपका मोहल्ला होता है उसके अंदर अलग अलग आयु के लोग रहते हैं। तो यहाँ एक कस्बे एक की बात की है, कस्बे के अंदर 15 से 60 वर्ष के जो व्यक्ति हैं
वो 50,000 है। 50,000 मतलब उनकी संख्या दिखा दी 50,000। अब 0 से 14 साल यानी 15 से छोटे जो हैं 14 साल तक के हैं वो 30,000 है। और 60 से अधिक वर्ष है, 60 और 60 से अधिक वाले हैं वो 20,000 है। तो ये हमने इसको दर्शा दिया। तो ये जो निरूपण है वृत्त के रूप में, यही क्या कहलाता है, वृत्त आलेख। तो ये निरूपण वृत्तालेख कहलाता है। यह वृत्तालेख एक संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। यानी पूरा कितना है, यहाँ हम पूरे देखें तो 24 घंटे थे एक दिन के अंदर, और यहाँ पूरे कितना है, 10,000 की बात है। यहाँ पूरे कितने हैं, 10,000। अब इस 10,000 में से इसके भाग किए गए हैं। जैसे 30,000 वो 0 से 14 है, 50,000 है वो 15 से 60 है, और 20,000 वो 60 है। तो ये इनके भागों का जो निरूपण है वही क्या कहलाता है, वृत्त आलेख। यहाँ संपूर्ण वृत्त को त्रिज्या खंडों में विभाजित किया जाता है। तो ये जो एक पार्ट है, जैसा हमने वृत्त जैसे 6ठी क्लास 7वीं क्लास के अंदर हमने पढ़ा है कि ये इतना पार्ट, ये जो पार्ट हमने अलग किया है ये वाला, ये इतना, ये 30,000 के लिए ना, 0 से 14 वाला। तो ये एक भाग क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड कहलाता है। तो ये एक त्रिज्या खंड, ये दूसरा त्रिज्या खंड, ये तीसरा त्रिज्या खंड। और प्रत्येक त्रिज्या खंड का साइज या आमाप उसके द्वारा निरूपित क्रियाकलाप या सूचना के समानुपाती होता है। यानी मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि 4 घंटे वाला है और दूसरा 8 घंटे वाला जो ये त्रिज्या खंड है, तो 4 घंटे से ये हमेशा दुगना है, तो दुगना बनेगा, साइज में क्या रहेगा, दुगना बनेगा। तो ये समानुपातिक होते हैं। और जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा भी है कि ये वृत्त का क्या होता है। जैसे हम अगर बात करें वृत्त की, तो जैसे ही हमने एक वृत्त बनाया तो वृत्त के अंदर ये इसका केंद्र बिंदु होता है। वृत्त का केंद्र, जहाँ पर हम प्रकार की सहायता से प्रकार की नोक रखकर समान दूरी पर जो रेखा खींचते हैं, तो ये बिंदु कहलाता है केंद्र बिंदु। ये इसका क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। और वृत्त के केंद्र के चारों तरफ जो कोण है, यानी ये एक रेखा खींच देते हैं तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, ये जो दूरी कहलाती है ये त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से लेकर वापिस यहाँ तक ये जो पूरा कोण है वो पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। तो वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण है वो 360 डिग्री का बनता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि पाई चार्ट है उसका निर्माण कैसे किया जाता है। उसके समान भी हमने पढ़ा है कि समानुपाती होते हैं, इसके सारे जो त्रिज्याखंड के भाग हैं वो समानुपाती होते हैं। तो वो कैसे समानुपाती होंगे, तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है पाई चार्ट बनाने का, कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों की महक या स्वाद प्रतिशत में दिया गया है। अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम होती है, उसके फ्लेवर होते हैं, जैसे चॉकलेट फ्लेवर है, वनीला है, अन्य प्रकार के। तो ये 3 प्रकार के अपने पास चॉकलेट आइसक्रीम है, उनकी हमें प्रतिशतता दी गई है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उसको पसंद करते हैं। तो 50% विद्यार्थी है वो चॉकलेट फ्लेवर को पसंद करते हैं, 25% विद्यार्थी वनीला फ्लेवर को पसंद करते हैं, और 25% है वो अन्य को पसंद करते हैं, अन्य फ्लेवर को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हमें पाई चार्ट खींचने के लिए हम वृत्त के त्रिज्या खंडों के कोण ज्ञात करेंगे। वृत्त के त्रिज्या खंडों के कोण, त्रिज्या खंड के कोण ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम अपने पास यही रहेगा, कोण ज्ञात करना है अपने को। कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है कि संपूर्ण कोण कितना होता है, संपूर्ण कोण वृत्त के अंदर जो त्रिज्या खंड का होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब हमें यहाँ अलग अलग जो आंकड़े दिए गए हैं, नंबर 1 पे हम बात करें कि चॉकलेट फ्लेवर के विद्यार्थियों, चॉकलेट महक पसंद करने वाले विद्यार्थियों के लिए
त्रिज्याखंड का कोण, सबके लिए यही निकालेंगे, त्रिज्याखंड का कोण। तो त्रिज्याखंड का कोण निकालेंगे पहले, कौन से फ्लेवर के लिए? चॉकलेट फ्लेवर के लिए। तो हमें चॉकलेट के लिए कितने प्रतिशत दी गई है? 50। और आपको पता है प्रतिशत दिया गया है, और प्रतिशत हमेशा कितने में से होता है? 100 में से। तो हम इसका त्रिज्याखंड का कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? 50/100 प्रतिशत। जब भी कभी भी आपको प्रतिशत दिया जाता है तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी 100 में से 1/100। तो प्रतिशत हटाओ, उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं? 1/100। तो गुणा में हमारे पास कुल संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो हम यहाँ पे इसको हल करेंगे तो अपने पास ये कोण आ जाएगा, ये इस जीरो से ये जीरो कटी, दूसरी जीरो से ये जीरो कटा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 6 5 30, 3 15 और 3 18, यानी 180 डिग्री। तो पहले का अपने पास केंद्रीय कोण जो है, त्रिज्याखंड का कोण है, वो आ गया 180 डिग्री। इसी प्रकार है दूसरा फ्लेवर कौन सा है? वनीला। तो वनीला महक पसंद करने वाले विद्यार्थियों के लिए त्रिज्याखंड का कोण, क्योंकि यहाँ हम पहले कोण निकालेंगे, तो त्रिज्याखंड का कोण। अब त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात करना हो तो इसका क्या होगा? वनीला पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हो गया 25। अब प्रतिशत मतलब 25/100, और गुणा में हमारे पास 360 डिग्री का कोण पूरा होता है। तो ये जीरो कटी, 5 5 25, 5 दूनी 10, और 2 से ये काटेंगे तो 18, और ये हो जाएगा 18 5 90 डिग्री, ये 90 हो गया। इसी प्रकार तीसरा फ्लेवर क्या है? अन्य प्रकार। तो अन्य प्रकार के फ्लेवरों को पसंद करने वालों का त्रिज्याखंड, यदि हम बात करें, ये पूरी लाइन लिख देनी है, अन्य प्रकार की महक पसंद करने वाले विद्यार्थियों का त्रिज्याखंड का कोण। तो त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात करेंगे तो इसमें भी कितने दिए? हमें 25% दिए गए हैं। तो 25/100 और गुणा में 360, और जब हम इसको काटेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 18 5 90। ये कोण भी आ जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90, और ये 180 डिग्री। तो ये हमने तीनों का कोण है वो ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? त्रिज्याखंड के कोण ज्ञात करने के बाद, ये हमने अलग अलग तीनों के त्रिज्याखंड के कोण ज्ञात कर लिए। अब कोण ज्ञात करने के बाद हमें अब पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक वृत्त का निर्माण करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, और वृत्त खींचने के बाद, चलो वृत्त अपने ले लेते हैं, एक वृत्त का निर्माण करते हैं। ये एक वृत्त का निर्माण हमने किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये इसका केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से कहीं भी एक त्रिज्या का निर्माण कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये हमने एक त्रिज्या का निर्माण किया। अब इसके ऊपर हमें डी चांदे की सहायता से 180 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले हमें 1 नंबर का कोण बनाना है, तो 180 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री का जब हम कोण बनाएंगे तो वो एक सीधी रेखा का कोण होता है। तो हम डी की सहायता से आपको कोण, जो 7वीं क्लास के अंदर हमने अलग अलग चांदे की सहायता से कोण बनाना सिखाया था, तो उसी हिसाब से आपको डी रखकर इसके ऊपर 180 डिग्री का कोण बनाना है। और 180 डिग्री का कोण हमें पता है एक सीधी रेखा होता है। ये 180 डिग्री का कोण बना, तो ये हमने बना लिया। और ये किसके लिए है? चॉकलेट के लिए। तो इसके अंदर लिख लेते हैं चॉकलेट फ्लेवर। उसके बाद ये जो रेखा है, ये दूसरी, इस रेखा पर हमें क्या करनी है? चांदे की सहायता से इससे आगे अब कितने डिग्री का कोण बनाना है? 90 डिग्री का। तो हम चांदे की सहायता से इसके अंदर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। और चूँकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण इस पे लंब होता है, और यहाँ हम 90 डिग्री, और दूसरा भी क्या होगा फिर? 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ भी 90 डिग्री का हो गया, और ये कोण भी 90 डिग्री का हो गया। और ये हम
बताएंगे कि ये वनीला पसंद करने वाले हैं और ये है अन्य प्रकार के पसंद करने वाले। और इसके नीचे हम लिख देंगे विभिन्न महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का पाई चार्ट। यही नाम जो हमारे पास है, ये लिखकर का प्रतिशत की जगह यहाँ पे हम क्या करेंगे, का पाई चार्ट। तो इस प्रकार से हम वो पाई चार्ट का निर्माण करेंगे। तो ये था आलेख का परिचय और पाई चार्ट के बारे में, और पाई चार्ट है वो किस प्रकार बनाते हैं। तो इसका अध्याय की जो प्रश्नावली है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसके सामान्य परिचय को हमने पढ़ा है। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा है वो इसको शेयर करें और हमारे ऐप MS एजुकेट को इंस्टॉल करें। धन्यवाद।